हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू क्लास ऑन यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन। सो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आज उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू हैं हमारे आज की क्लास में वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन हो जाएं ताकि वो लोग रेगुलर क्लासेस हमारी अटेंड कर लें। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 का सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 का नाम है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया, आप लोग देख लीजिए। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम value of air that can be exhaled after the maximum inspiration. It is about 3.5 to 4.5 liters in human body. It promotes the act of supply fresh air in getting rid of fuel air, thereby increasing the gaseous exchange between the tissue and the environment. ओके, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देख लीजिए, इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग स्क्रीन पर अपने देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन इज नॉन एज फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी, जिसे हम लोग एफआरसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट्स इंक्लूड रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम लोग ईआरवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंड रेसिड्यूल वॉल्यूम, इसे आरवी बोलते हैं। ईआरवी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। इट इज अमाउंट 1000 to 1500 ml. RV is the volume of air remaining in the lungs after maximum expiration. It is about 11,000 ml to 15,000 ml. ओके, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया, आप लोग देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स इन द एल्वेोलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाई। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पर दिया है आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए इसको। हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2 एक्सप्लेन। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, मैंने यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेन कर दिया है। प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज बिकॉज दे आर readily soluble in water. नंबर 1 पर थ्रू प्लाज्मा अराउंड 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन ए डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने किया है इसको, CO2 को प्लस कर दिया H2 में, सो H2CO3 बन गया अपना, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ओके, सेकंड देख लेते हैं। थ्रू आरबीसी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 is transported by the red blood cell as carbonium hemoglobin. Carbon dioxide binds to the amino groups on the polypeptide chains of hemoglobin and forms a compound known as कार्बन मोनो होमोग्लोबिन। ओके, हम लोगों ने इसको भी देख लिया। थर्ड पर जो होता है वो देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज सोडियम बाइकार्बोनेट एज CO2 diffuses into the blood plasma. A large part of its combined with water to form carbonic acid in the presence of the enzymes carbonic anthrax. Carbonic anthrax is a zinc enzyme that speed up the formation of carbonic acid. This carbonic acid dissociated into bicarbonate and hydrogen ions. सो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने रिएक्शंस भी आप लोगों को करके दिखा दिया, आप लोग देख लीजिए इसको। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट विल बी PO2 and PCO2 इन द एटमॉस्फेयर
एयर कंपेयर टू दोज इन द एवोल्यूअर एयर। सो फर्स्ट पॉइंट पर देखिए PO2 लेजर, PO2 हायर। सेकंड पर PO2 हायर, POCO2 लेजर, PO2 हायर, PCO2 हायर, PO2 लेजर, PCO2 लेजर। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अब इसका आंसर दे दिया आप लोगों को। इसका आंसर है सेकंड वाला PO2 हायर, PCO2 लेजर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज हायर देन that of oxygen in alveolar air. In atmospheric air, PO2 is about 159 mm hemoglobin. In alveolar air, it is about 104 mm hemoglobin. In the partial pressure of carbon dioxide in atmospheric air is larger than that of carbon dioxide in alveolar air. In atmospheric air, PCO2 is about 0.3 mm. In alveolar air it is about 40 mm। ओके, तो हम लोगों ने इसका आंसर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है, देख लीजिए आप डायफ्राम कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। हाउ इज रेस्पायरेशन regulated? The respiratory rhythm center present in the medullary region of the brain is primarily responsible for the regulation of respiration. The phonometric center can alter the function performed by the respiratory rhythm center by signaling to reduce the inspiration rate. Okay, the chemosensitive region present near the respiratory system in the sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. This region the signal to change the rate of expiration of eliminating the compound. The receptor present in the carotid artery and aorta detected the levels of carbon dioxide and hydrogen ions in the blood. As the level of carbon dioxide increasing, the respiratory system send nerve impulses of necessary changes. ओके, तो हम लोगों ने 7 वाला भी देख लिया है, आंसर मैंने आपको बता दिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एनसीईआरटी में लिखा हुआ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। PCO2 प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एट ए evaluates the low PCO2 and higher PCO2 favor the formation of hemoglobin at the tissue. The higher PCO2 and lower PO2 favor the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. Hence, the affinity of hemoglobin for oxygen is enhanced by the decrease of PCO2 in blood. Therefore, oxygen is transported in the blood as oxyhemoglobin and oxy dissociated from it is at the tissue. तो यहाँ पर 8 वाला भी आंसर मैंने आपको बता दिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन ए मैन गोइंग अप ए हिल। सो आंसर देख लीजिए, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन लेवल इन द एटमोसफियर डिक्रीजेज, देयरफॉर एज ए मैन गोस अप हिल ही लैक्स ऑक्सीजन विद ईच ब्रीथ। This causes the amount of oxygen in the blood to decline. The respiratory rate increases in response to decrease in the oxygen content of blood. Simultaneously, the rate of heartbeats increases to increase the supply of oxygen to blood. So हम लोगों ने आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर दे दिया। इन इंसेक्ट गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ए ट्यूब्स कलेक्टिवली known as the tracheal system. The small opening on the side of an insect body are known as spiracles. Oxygen rich air enters through a spiracles. The spiracles are connected to the network of tubes. From the spiracles, oxygen enters the trachea. From here, oxygen diffusion into the cell of the body. The movement of carbon dioxide follows the reverse part, the CO2 from the cell of the body which enters the trachea and then leaves the body through a spiracles. So हम लोगों ने आंसर नंबर 10 भी देख लिया है, आपको आ गया होगा समझ में। आप लोगों ने मेंशन भी शायद अपनी लोगों में नोटबुक में कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कैन यू रीड। ओके, नाउ मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइडल पैटर्न। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दिया, दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ग्राफ शोइंग द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ
hemoglobin at various partial pressure of oxygen. The curve shows the equilibrium of oxohemoglobin and hemoglobin at a various partial pressure. In the lungs, the partial pressure of oxygen is high, hence hemoglobin binds to oxygen. The form oxyhemoglobin tissue have a low oxygen concentration. Therefore, at the tissue, oxyhemoglobin release oxygen to form hemoglobin. The sigmoid shape of the dissociation curve is because the binding of oxygen to hemoglobin as the first oxygen molecule bind to hemoglobin, it is increase the affinity for the second molecule of oxygen to bind. Subsequently, hemoglobin accounts for more oxygen. So यहाँ पर हम लोगों ने 11 आंसर देख लिया है, 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 in your NCERT show, have you heard about hypoxia? Try to gather information about it and discuss with your friends. So यहाँ पर मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया. hypoxia is a condition characterized by inadequate or decreased supply of oxygen to the lungs. It is caused by several intestinal factors such as reduction of PO2 in inadequate oxygen etc. The different type of hypoxia are described below. So यहाँ पर देख लीजिए hypo means hypoxia. In condition there is a reduction in the oxygen content of blood as a result of a low partial pressure of oxygen in the arterial blood. So anemic hypoxia. In the condition there is a reduction to this concentration of hemoglobin. So stringent or ischemic hypoxia. In the condition there is deficiency in the oxygen content of blood because of poor blood circulation. It occurs when a person exposed to a cold temperature for a prolonged period of a time. Now histotoxic hypoxia. यहाँ पर देखते हैं हम लोग. In this condition tissue are unable to use oxygen. These occurs during carbon monoxide or cyanide poisoning. Now we are going to question number 13. Show your NCERT. Now solve it. This difference between IRB and ERB, inspiratory capacity and expiratory capacity. सी नंबर पर है वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म पहले बता दी थी, इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे. ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लीजिए एक बार और. IRB की फुल फॉर्म होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERB की होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो योर note down and very important this. Okay, now इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग. डिफरेंस नंबर मैंने 1 दिया. इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन. इट इज अबाउट 1500 to 3500 ml in the human lungs. Now it is maximum value of air that can be inhaled by after normal aspiration. It is about 1000 to 1100 ml in the human lungs. बी नंबर पर पूछा गया था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IC बोलते हैं हम लोग, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसको हम लोग EC बोलते हैं. सो यहाँ पर भी मैंने बता दिया है. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IC इक्वल टू TB प्लस IRB. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड बाय after a normal inspiration. It includes tidal volume and expiratory reserve volume. Now EC is equal to TB plus ERB. Okay, get it? Now हम लोग चलते हैं सी नंबर पर. जो पूछा गया वाइटल कैपेसिटी जिसको शॉर्ट में BC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी जिसको हम लोग TLC बोलते हैं. आप लोग अगर CBC रिपोर्ट देखते हो तो उसमें TLC के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है. ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट. इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड after a maximum inspiration. It includes IC and ERB. It's about 4000 ml in the human lungs. In TLC, it is the volume of air in the lungs after maximum inspiration. It includes IC, ERB and residual volume. Second point, it is about 15,000 to 16,000 ml in the human lungs. So we are completed question number 13. सो हम लोग चलते हैं न्यू क्वेश्चन पर. न्यू क्वेश्चन NCERT में आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम? फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम एक्सप्रोमेट वैल्यू फॉर ए हेल्थी ह्यूमन इन एन हॉर. सो यहाँ पर मैंने देख लीजिए इसका भी आप लोगों को आंसर दिया. टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. इट इज अबाउट 6000 to 8
8,000 ml of air per minute. The Hawley tidal volume of healthy human can be calculated as tidal volume is equal to 16,000 to 8,000 milliliter per minute. The tidal volume in an hour is equal to 6,000 to 8,000 ml into 16 मिनट। सो यहाँ पर हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने सारे ही आंसर जान लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिए। और जो बच्चे आज लोग नया चैनल ये हमारा देखें और फर्स्ट बार हमारी क्लास को अटेंड किया, सो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी नई क्लासेस हमारी आए उसमें वो लोग एक्टिवली ज्वाइन रहें। ओके, थैंक यू।